दिल्ली में एक ऐसा घर है जहाँ 1 महीने से ज़्यादा कोई नहीं रह पाता। वहाँ बहुत सारी फैमिलीज रहने के लिए आई, लेकिन वो रातों रात उस घर को छोड़कर भागी हैं। लिटरली वो रुके नहीं हैं, वो निकले नहीं हैं, वो छोड़कर भागे हैं। बहुत सारी ऐसी फैमिलीज थी जो वहाँ पर शिफ्ट हुई, और शिफ्ट होने के कुछ ही दिन बाद उनकी फैमिली में कोई ना कोई बहुत ज़्यादा बीमार हो गया। और बीमारी भी कोई ऐसी वैसी बीमारी नहीं, बल्कि जानलेवा बीमारी। बल्कि यहाँ तक कहा जाता है कि जो भी उस घर के आसपास तक भटकता है ना, उसका बुरा समय वहीं से शुरू हो जाता है। और दिल्ली के ऐसे ही एक घर में रहने जाने वाला था अथर। उसने हमारे साथ ये स्टोरी शेयर की है। अथर नया नया दिल्ली में अभी शिफ्ट ही हुआ था। अथर 31 ईयर्स का था और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। मोस्ट ऑफ द टाइम उसका वर्क फ्रॉम होम ही चलता रहता था। अथर को ऑफिस बहुत ही कम जाना होता था, वो भी तब जबकि उसकी पूरी टीम ऑफिस में होती थी, तभी अथर को ऑफिस जाना होता था। दिल्ली के ही आउटकट पर उसने एक घर रेंट पर लिया। अब अथर दिल्ली के ही आउटकट पर एक विला, जो कि डबल स्टोरेज विला था, जो कि देखने में बहुत ही नॉर्मल था, कोई हॉन्टेड प्लेस नहीं लग रहा था। यहाँ तक कि उसकी जो वॉल्स थी उसका पेंट अभी तक बिल्कुल नया था। आरब को विला बहुत ही सस्ते में मिल गया था। इवन उस विला को देखने पर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो कोई हॉन्टेड प्लेस है या कोई ब्रोकन चीज़ वहाँ पर है। इनफैक्ट वहाँ का जो पेंट था वो अभी तक नया था। ब्रोकर के हिसाब से वहाँ के जो ऑनर थे उनको बहुत ही अर्जेंटली फॉरेन जाना पड़ा था, जिस वजह से उन्होंने अपना ये घर रेंट पर दे दिया था। पर वहाँ के लोकल्स के हिसाब से कहानी कुछ और ही थी। और ये घर या विला जिस एरिया में था, वो एरिया अभी तक डेवलप एरिया में ही था। इनफैक्ट वहाँ पर बहुत सारे घर अभी भी खाली ही थे। यहाँ तक कि वहाँ की जो स्ट्रीट लाइट थी ना, वो भी बहुत डिम ही रहती थी, जिसकी वजह से अंधेरा बहुत ज़्यादा रहता था और रोशनी बहुत कम ही थी। अब अथर उस घर में शिफ्ट हो जाता है, और पहली रात सब कुछ नॉर्मल था, दूसरी रात भी ठीक ही थी। तीसरी रात के आते आते अथर ने नोटिस किया कि उस घर का सन्नाटा कुछ अलग ही है। इससे पहले भी अथर अकेले रह चुका है। पीजी में वो अकेला ही रहता था, और उसके बाद बेंगलोर में एक रेंटेड हाउस में भी वो अकेला ही रहता था। 8 से 10 घंटे अकेले रहना उसके लिए नॉर्मल था। इसलिए अथर को शांति या सन्नाटे से किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन इस घर का जो सन्नाटा था ना, वो कुछ अलग ही था, कुछ बेहद अजीब सा। क्योंकि जब इंसान अकेला रहता है तब भी बैकग्राउंड में किसी ना किसी तरह की वॉइस आती ही रहती है। क्योंकि अगर आप अकेले भी रह रहे हो तो आपको या तो ट्रैफिक की आवाज़ आती है, या बाइक के गुजरने की आवाज़ आती है, या फिर लोगों के बोलने की ही आवाज़ आती है, या फिर नॉर्मली क्या होता है, डॉग्स के भौंकने की आवाज़ आती है, खेलने की आवाज़ आती है। लेकिन अथर जिस घर में अभी रुका हुआ था, वहाँ किसी तरह की कोई आवाज़ नहीं थी। इनफैक्ट वहाँ पर जो वॉच लगी हुई थी, उसकी टिकिंग की जो साउंड थी, वो तक अथर क्लियरली सुन पा रहा था। इनफैक्ट वहाँ पर घड़ी का एक एक सेकंड अथर को फील होता था। यहाँ तक कि अथर जब लिविंग रूम में बैठा होता था तब उसे सब कुछ नॉर्मल लगता था, लेकिन जब वो अपने बेडरूम में रात को जाता था तब उसके कानों में एक अलग तरह का प्रेशर फील होता है। वो प्रेशर ऐसा प्रेशर जैसे हम कभी पहाड़ों पर जाते हैं तो एक अलग तरह का प्रेशर हमारे कानों में फील होता है, ठीक उसी तरह का प्रेशर अथर अपने रूम में जाने के बाद फील करता था। अब ऐसे ही एक रात शायद 2 बजे के आसपास की बात है। अथर अपने रूम में ऐसे ही बैठा हुआ था। उसके रूम की लाइट्स भी बंद थी। अथर अपने बेड पर बैठा हुआ था। उसने अपना फ़ोन तक भी ऑफ कर दिया था। रूम में बिल्कुल अंधेरा था और फैन बहुत ही स्लो घूम रहा था। बाहर से मतलब बहुत डिम लाइट उसके रूम में विंडो से आ रही थी। वहाँ बैठे बैठे अचानक से अथर का ध्यान उसकी साइड वॉल पर जाता है। वहाँ उसने एक अजीब चीज़ देखी। उसने देखा कि उसकी साइड वॉल पर एक लंबी सी दरार उसको दिखाई देती है। दरार कुछ नॉर्मल ऐसी दरार नहीं थी। अथर ने नोटिस किया कि पहले यहाँ ऐसी किसी तरह की कोई लाइन नहीं थी, कोई दरार नहीं थी, और ये दरार कुछ नॉर्मल भी नहीं लग रही थी। ये दरार कुछ इस तरह की दरार थी कि जैसे कोई नोच रहा हो, जैसे कोई खरोच रहा हो दीवार को, कुछ इस तरह की ये दरार दिखाई दे रही थी। अब अथर खड़ा होता है और उस वॉल के पास जाता है, क्योंकि ये दरारें कुछ अजीब सी थी और उसको समझ नहीं आ रहा था कि जब उसने ये घर लिया तब आज शाम तक भी यहाँ कोई दरार नहीं थी। उसे लगता है शायद कहीं से सीलन आ रही हो या कुछ ऐसा हो जिसकी वजह से ये दरार दिख रही है। तो वो जाता है और उस वॉल को जैसे ही वो टच करता है तो वो वॉल नॉर्मल से बहुत ज़्यादा ठंडी थी।
और दिल्ली में अभी गर्मी ही चल रही थी, पर एसी चलाने का मौसम तो फिर भी नहीं था। हाँ, बट फैन चलता था, बट फैन के नीचे आपकी वॉल इतनी ठंडी नहीं हो सकती जितनी कि ये वाली वॉल फील हो रही थी कि इतनी ठंडी है। अथर्व उसे जब हाथ लगा के देख रहा था तो उसको खुद फील हुआ कि ये जो वॉल है ये नॉर्मल से बहुत ज़्यादा ठंडी है। अथर्व को ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लगता, पर रात इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि उसको समझ नहीं आता है कि मैं क्या करूं। फिर वो सोचता है कि रात बहुत ज़्यादा हो चुकी है तो क्यों ना कल सुबह मैं देखूंगा कि ये वॉल इतनी ठंडी कैसे है और ये दरार आई कहाँ से। अब अथर्व सुबह उठता है। सुबह जब उसकी आँख खुलती है तो सबसे पहले उठकर उस वॉल को चेक करता है जिस वॉल पर रात में इतनी सारी दरारें थी और जो वॉल इतनी ज़्यादा ठंडी थी। वो वहाँ पर सीधा जाता है और देखता है वो वॉल बिल्कुल नॉर्मल थी, उसमें किसी तरह की कोई दरार नहीं थी। जहाँ वो रात को इतने क्रैक्स दिख रहा था, इतनी खरोंचें उसको नज़र आ रही थी, दरारें नज़र आ रही थी, पर अभी वो वॉल बिल्कुल नॉर्मल थी। उस वॉल पर कुछ भी नहीं था। अथर्व को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि पहले वहाँ दरार नहीं थी, फिर अचानक से वहाँ एक दरार आ गई। फिर सुबह उठ के जब उसने देखा तो वो दरार गायब भी हो गई। अथर्व को समझ नहीं आ रहा था, लाइक एक नॉर्मल सी चीज़ है कि हाँ इस वॉल पर कुछ भी नहीं है अभी, बट सडनली यहाँ एक दरार आ गई। होता है नॉर्मल, अगर मेरे वॉल पर भी कुछ होता है तो ठीक है, समझ में आता है कि यहाँ कुछ सीलन था, कुछ था, दरार आ गई। बट ये नॉर्मल से कुछ ज़्यादा अलग था कि पहले दरार नहीं थी, फिर दरार हुई, फिर दरार अपने आप ही गायब भी हो गई। तो अथर्व चाह के उस वॉल को चेक करता है। वो वॉल अभी भी ठंडी थी, काफ़ी ज़्यादा ठंडी, जैसा उसने रात में फील किया था। अथर्व जाके दूसरी वॉल्स को भी चेक करता है, पर दूसरी वॉल जो दूसरी दीवारें थी वो बहुत नॉर्मल थी, वो बिल्कुल ठंडी नहीं थी, लेकिन वो वाली वॉल काफ़ी ज़्यादा ठंडी थी। अब अथर्व को समझ नहीं आता है। अथर्व जाता है और अपना फ़ोन उठाता है और फ़ोन ऑन करने के बाद वो यूट्यूब पर ये चेक करता है, गूगल भी करता है, पर उसे ऐसा कुछ खास मिला नहीं कि उसकी ये वाली वॉल इतनी ज़्यादा ठंडी क्यों है। क्योंकि अथर्व को ना तो गूगल पर ना यूट्यूब पर ऐसी कुछ खास चीज़ मिल नहीं पाती, तो वो इस चीज़ को इग्नोर कर देता है। वो इस चीज़ पर खास ध्यान नहीं देना चाहता था। वो अपनी डेली रूटीन की लाइफ में वापस से लग जाता है। और हाँ, एक खास बात, अब अथर्व के घर के ऊपर छोटा सा, उसके स्टेयर्स के ठीक ऊपर एक एटिक भी था, जिसके ऊपर एंट्रेंस जो गेट था वहाँ पर एक वुडन का गेट था, जिसपे छोटा सा एक मेटल का लॉक भी लगा हुआ था। ब्रोकर ने उसे पहले ही बताया था कि अगर अथर्व को वो एरिया यूज़ करना है तो वो उसे क्लीन करके ऑनर का सामान साइड में रख के उसे यूज़ कर सकता है। अब अथर्व ऑलरेडी सिंगल था तो उसको इतने ज़्यादा स्पेस की अभी नीड भी नहीं थी, तो अथर्व उस एरिया में इतना जाता भी नहीं था कि वो उसको उस रूम को ओपन करना पड़े या उस स्पेस को उसको यूज़ करने की नीड हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। और अथर्व उस एरिया में जाता भी नहीं था। एक दिन रात को अथर्व सो रहा था। रात 3:10 पर अचानक से अथर्व की आँख खुलती है और उसको किसी की आवाज़ आती है, और ये आवाज़ कहीं और से नहीं, उसी एटिक से आ रही थी। और ये आवाज़ किसी के बोलने की नहीं थी, बल्कि किसी के चलने की आवाज़ थी। ना ही कोई दौड़ रहा, किसी के दौड़ने की आवाज़ थी, बोलने की कुछ भी नहीं, बल्कि किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज़ अथर्व को सुनाई दे रही थी। अब अथर्व को समझ नहीं आता कि ये आवाज़ आखिर कौन सी आवाज़ है, तो वो कंफर्म करने के लिए बेड पर बैठ जाता है और उस आवाज़ की तरफ अपना ध्यान लगाता है कि आखिर ये आवाज़ आ कहाँ से रही है। अब अथर्व को ये आवाज़ बिल्कुल क्लियर सुनाई दे रही थी। अथर्व थोड़ा डर भी गया था, क्योंकि वो यहाँ बिल्कुल अकेला रहता था और कोई यहाँ पर था भी नहीं, तो फिर यहाँ पर ये किसके चलने की आवाज़ आ रही है। अब अथर्व अपने बेड से खड़ा होता है और धीरे धीरे कॉन्शियसली अपना एक एक स्टेप रखता है। बाहर का जो रूम के बाहर जब वो बाहर जाता है तो वो एरिया उसको हल्का ठंडा फील होता है। अब अथर्व जैसे ही स्टेयर्स के पास जाता है, वो स्टेयर्स के पास जाके रुक जाता है, क्योंकि जो आवाज़ उसको बिल्कुल क्लियरली आ रही थी वो अथर्व के स्टेयर्स के पास आते ही रुक जाती है। अब अथर्व सोचता है क्यों ना मैं स्टेयर्स के ऊपर जाके भी चेक कर लूं, क्योंकि अगर मैं ऊपर जाके चेक नहीं करूंगा तो मेरा जो माइंड है वो खुद ही वर्स्ट केस बनाकर कुछ ना कुछ सोचता रहेगा, इमेजिनेशन करता रहेगा कि आखिर क्या है वहाँ पर। अब अथर्व धीरे धीरे स्टेयर्स चढ़ता है और धीरे धीरे स्टेयर्स को चढ़ने के बाद अब फाइनली वो वहाँ पर आकर रुक जाता है जहाँ से उसको वो आवाज़ क्लियरली आ रही। अब अथर्व वहाँ एटिक के पास पहुँचकर
वहाँ कान लगा के सुनने की कोशिश करता है, क्या कोई अंदर तो है नहीं, या कोई है जो शांत हो गया है। पर अंदर से बिल्कुल कंप्लीट साइलेंट था, किसी तरह का कोई शोर नहीं था, बिल्कुल सन्नाटा था। अधर फिर भी सोचता है कि चलो क्यों ना मैं इसको ओपन करके चेक कर लेता हूँ। जब वो उसे ओपन करने लगता है तब उसे याद आता है कि यहाँ पर एक छोटा सा मेटल का लॉक भी लगा हुआ है। अब अधर को ये नहीं पता था कि उसकी लॉक की उसने कहाँ रख दी है। अब अधर का मन मान नहीं रहा था, फिर भी उसने जैसे तैसे करके अपने मन को मना लिया कि शायद कोई चूहा या कुछ और बिल्ली वगैरह होगी, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी एक ताला लगा हुआ है। तो किसी ह्यूमन के अंदर जाने का या किसी बड़े जानवर का वहाँ पर अंदर जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। तो शायद कोई चूहा या बिल्ली ही रहा होगा। अब अधर अपने आप को मना कर जैसे तैसे स्टेयर से नीचे आ गया। वो नीचे आते आते ही स्टेयर्स के पास रुक गया, क्योंकि अधर को फील हुआ कि शायद उसके पीछे कोई तो है। अब अधर धीरे से अपनी गर्दन पीछे की तरफ मोड़कर देखता है, वहां कोई नहीं था। अधर सीधे फिर अपने बेडरूम में चला जाता है और बेडरूम में जाने के बाद वो वहां सोचने लगता है कि आखिर ये क्या था। और यही सोचते सोचते अधर सो जाता है। अब ऐसे ही वर्कलोड बहुत ज़्यादा होने की वजह से अधर 2 दिन तक इन चीज़ों पे ध्यान ही नहीं दे पाता। अब अधर को ऑफिस भी बुलाया जा रहा था, क्योंकि ऑफिस में ऑलरेडी उसकी पूरी टीम आ रही थी, इसलिए अधर को अब ऑफिस भी जाना पड़ रहा था। और वर्कलोड बहुत ज़्यादा होने की वजह से अधर नॉर्मली 10 या 11 बजे तक ही घर आ पाता था। उसको घर आते आते इतना टाइम हो ही जाता था। आज भी अधर को घर आते आते 10 या 11 बज चुके थे। क्या अब अधर आया, अपने घर का लॉक खोला, एंटर किया, और जैसे ही उसने अपने बेडरूम में एंटर किया, उसको कुछ अजीब ही फिशी सी स्मेल उसके रूम में आ रही थी। अब अधर को ये जो स्मेल थी ये इतनी ज़्यादा बढ़ रही थी कि उसको समझ नहीं आ रहा था। अधर को ऐसा लग रहा था कि वो अभी के अभी यहीं पर वॉमिट कर देगा। फिर भी उसने पूरे रूम में चेक किया कि आखिर ये स्मेल आ कहाँ से रही है, पर उसे पूरे रूम में ऐसा कुछ भी नहीं मिला जहाँ से ये स्मेल आ रही हो। इसलिए उसने अथर्व ने क्या किया, अपने सारे विंडोज़ खोल दिए, फैन ऑन कर दिया, रूम फ्रेशनर डाल दिया, ताकि ये जो भी स्मेल है ये किसी तरह से गायब हो जाए। पर ये जो स्मेल थी वो वहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। और अथर्व हार मान के आखिरकार सोने के लिए चला जाता है। और सबसे बड़ी खास बात ये थी कि ये जो स्मेल थी ये अथर्व को रोज रात को आती थी। ये एक तरह का रूटीन पैटर्न सा बन गया था। जैसे ही अथर्व रात में घर आता था उसको ये स्मेल आना शुरू हो जाती थी, और लेकिन सुबह होते ही होते ये स्मेल बिल्कुल ही गायब हो जाती थी। अब अथर्व के साथ ये रोज होने लगा। जैसे ही वो रात को घर आता उसको ये स्मेल आना शुरू हो जाती थी, और सुबह मॉर्निंग में ये स्मेल बिल्कुल गायब हो जाती थी। अभी डेली ये होने लगा था अथर्व के साथ। लेकिन अथर्व पर काम का इतना ज़्यादा प्रेशर था कि वो इन सब चीज़ों की तरफ फोकस ही नहीं कर पा रहा था कि ये स्मेल क्यों आ रही है, किस लिए आ रही है। वो रोज़ रात को आकर अपने सो जाता था। अब वो स्मेल को भी थोड़ा बहुत इग्नोर कर रहा था, पर माइंड में कहीं ना कहीं चल तो रहा था कि आखिर ये स्मेल क्यों आ रही है। वो इन सब चीज़ों को एक तरीके से इग्नोर ही कर रहा था। एक रात ऐसे ही अथर्व घर आता है, और घर आने के बाद अपना फेस वॉश कर रहा था। सडनली उसको कुछ ऐसा फील होता है जैसे मिरर में ही साइड में उसको कोई देख रहा है। उसे ऐसे लगा जैसे किसी की रिफ्लेक्शन है। अथर्व ने जैसे ही मुड़कर देखा वहाँ कोई भी नहीं था। अथर्व को ऐसा लगा शायद वो हेलोसिनेट कर रहा है। उसके फेस पर अभी भी फेस वॉश लगा हुआ था, साबुन उसके फेस पर ही था। उसने अपना फेस पानी से धोया और उसके बाद वापस से मिरर में देखा। उसने गौर से मिरर को देखा, और मिरर में देखने के बाद उसने रियलाइज़ किया जो उसकी रिफ्लेक्शन मिरर में नज़र आ रही है वो कम से कम 1-2 सेकेंड बाद जो मूव वो कर रहा है वो उसने इस तरह से हाथ हिलाया। उसने देखा मिरर में 1-2 सेकेंड बाद वो रिफ्लेक्शन उसको नज़र आई। फिर वो कंटिन्यूसली मिरर में देख रहा था और हाथ हिला रहा था। अब मिरर की जो इमेज थी ना वो ठीक वैसे ही रिएक्ट कर रही थी जैसे कि अथर्व रिएक्ट कर रहा है। तो फिर उसे लगा कि सब कुछ नॉर्मल है, सब ओके है। अब अथर्व को लगता है कि शायद मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ, बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ, इस वजह से मुझे ऐसा सा फील हो रहा है। तो ये सब पर ध्यान ना देते हुए वो वापस अपने खाना खाने के लिए अपनी डाइनिंग टेबल पर चला जाता है। अब अथर्व खाना खाते खाते मैच भी देख रहा था, और वो मैच जो था ना वो अपने मोबाइल में देख रहा था, और उस मोबाइल की वॉल्यूम जो थी वो पूरी तरह से फुल वॉल्यूम थी। पर अचानक से उसको ऐसा लगता है, उसे पीछे से एक आवाज़ सुनाई देती है, एक लड़की की आवाज़ जो बहुत धीरे से उसको बोलती है, अथर्व। ये आवाज़ सुनते ही अथर्व मैच देखते हुए मैच को पॉज कर देता है
और वो उस आवाज़ को सुनने की कोशिश करता है कि आखिर ये आवाज़ आई कहाँ से। अब पूरे रूम में सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा है। अथर उस आवाज़ को सुनने की कोशिश कर रहा है पर सब पूरी तरह से शांत है, पूरी तरह से सन्नाटा है। अब अथर को लगता है कि शायद उसे ऐसे ही कुछ वहम हुआ है। अब अथर वापस से अपना मोबाइल में मैच ऑन कर देता है और मैच चलाता है। जैसे ही कुछ देर होती है उसको वह आवाज़ वापस से आती है। अब अथर पीछे मुड़ता नहीं है बल्कि अपनी आंखों से साइड में देखता है, जिससे कि रूम में फिर भी उसके अंधेरा था पर फिर भी क्या होता है ना कि थोड़ी बहुत लाइट आती है तो हमें पता चल जाता है। अगर कोई खड़ा हो तो हमें पता चल जाता है कि हाँ कोई खड़ा है। तो अथर अपनी आंखों को साइड में ले जाकर देखने की कोशिश करता है कि वहाँ पर कोई खड़ा है या नहीं। और अथर ने जैसे ही उस तरफ अपनी आंखों की पुतलियों को घुमाकर देखा, उसे महसूस हुआ जैसे कि कोई ह्यूमन वहाँ पर खड़ा हुआ है। इस टाइम पर अथर पूरी तरह से फ्रीज हो चुका था। उसे कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि वो यहाँ करे तो करे क्या। और इसी तरह से सोचते 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 अचानक से अथर्व अपनी गर्दन मोड़ के वहाँ देखता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। पूरा रूम खाली था। किसी तरह की कोई फिगर वहाँ पर ह्यूमन फिगर नहीं थी, बल्कि पूरा रूम खाली पड़ा था। अब अथर्व को कुछ समझ में नहीं आता, पर हाँ एक रियलाइजेशन उसको हो गया था कि हाँ इस घर में वो कम से कम अकेला तो नहीं है, कोई तो है जो उसके साथ यहाँ पर है। अब अथर्व जाता है, अपनी प्लेट्स उठाता है, भागता भागता सिंक के किचन में जाता है, सिंक में अपनी प्लेट रखता है। प्लेट रख के जैसे ही वो अपने बेडरूम की तरफ भाग रहा था, उसकी नज़र स्टेयर्स पे पड़ती है और अथर्व वहाँ पर देखता है कि क्लियरली एक लड़की वहाँ पर स्टेयर्स पे धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रही थी। उस वक्त अथर्व बेहोश होने ही वाला था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये है क्या। यहाँ तक कि अथर्व की हार्ट बीट इतनी ज़्यादा तेज थी कि उसको लग रहा था कि शायद उसका दिल निकलकर अभी बाहर आ ही जाएगा। और अथर्व यहाँ इस स्टेज पर पूरी तरह से क्लियर हो जाता है कि ना तो वो ओवर थिंकिंग कर रहा है, ना हेलोसिनेट और ना ही कुछ और। अथर्व किसी तरह से हिम्मत जुटाता है, भागता भागता बेडरूम में जाता है, अपने रूम को लॉक करता है और ब्लैंकेट लेके उस ब्लैंकेट के अंदर छुप जाता है। यहाँ तक कि वो ब्लैंकेट को इस तरह से इतना टाइटली कवर कर देता है कि उसको सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। पर वो इतना ज़्यादा डर चुका था कि उसको समझ ही नहीं आ रहा था। उसकी सांसें इतनी तेज़ थी कि वो कुछ नहीं समझ पा रहा था कि आखिर वो जो उसने अभी अभी देखा वो था क्या। अब इसी स्टेज पर अथर्व के रूम का टेम्परेचर सडनली गिरने लगता है। अथर्व ने यहाँ तक कि अपना एसी भी ऑन नहीं किया था, फिर भी उसके रूम का टेम्परेचर एकदम से इतना गिर गया कि उसे ब्लैंकेट के अंदर भी ठंड लग रही थी। और इवन उसको ये तक फील हो रहा था कि इस रूम में वो अकेला तो बिल्कुल भी नहीं है, कोई तो है जो उसके इस रूम में है। पर अथर्व इतना ज़्यादा डर गया था कि उसकी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो ब्लैंकेट हटा कर देख ले कि आखिर वहाँ पर है कौन। अथर्व बस प्रे कर रहा था कि भगवान किसी तरह से ये रात निकलवा दो, किसी तरह से ये रात कट जाए और सवेरा हो जाए। मॉर्निंग होते ही मैं इस घर को छोड़ दूंगा, यहाँ से निकल जाऊंगा, बस किसी तरह से ये रात निकल जाए। तभी अचानक से उसके रूम में कुछ गिरने की आवाज़ आती है। तभी उसको फील होता है कि उसके रूम का गेट ओपन हुआ है और किसी ने उसके रूम में एंटर किया है। और तभी सडनली क्या होता है कि वो जो स्मेल उसको आती थी वो स्मेल उसको वापस से आने लगी। और वो स्मेल इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि उसको सांस तक लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी। पर डर की वजह से अथर्व उस ब्लैंकेट से बाहर निकल ही नहीं पा रहा था। उसने ब्लैंकेट को पूरी तरह से अपने ऊपर कवर करके रखा हुआ था। इवन उसके रूम में उसको क्लियरली किसी के चलने की आवाज़ आ रही थी। चलने की आवाज़ तो आ ही रही थी, पर सडनली जो आवाज़ उसने पहले सुनी थी, जो अथर्व को उसका नाम लेकर आवाज़ दे रही थी, वही आवाज़ उसको दोबारा से आ रही थी, जैसे कोई लड़की अथर्व बोल बोलकर उसको बुला रही हो। अब अथर्व को फील होता है वो आवाज़ धीरे धीरे बिल्कुल उसके बेड के पास आकर खड़ी हो गई है, जैसे कुछ है जो बिल्कुल उसके बेड के पास है और उसे आवाज़ दे रहा है। अब इतना सब कुछ चल रहा था कि अथर्व को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और सडनली उसी पॉइंट पर उसके जस्ट पास में कोई तो है जो खड़ा है और जो अथर्व को नाम लेकर बुला रहा है। उसी स्टेज पर अथर्व बेहोश हो जाता है। अब अथर्व के साथ क्या हुआ अथर्व को कोई आइडिया नहीं था, बल्कि उसकी आंख एक सपने के साथ ओपन होती है और सपने में अथर्व क्या देखता है कि वो किचन में कुछ काम कर रहा है। ठीक उसी टाइम पर उसे
एक लड़की दिखाई देती है जो कुछ बोलती ही नहीं, लेकिन बल्कि वो सीधा जैसे किचन में अधर काम कर रहा है तो सीधा वहाँ से पास ऑन होके सीधा सीधा वहाँ रूम की तरफ चली जाती है। अब अधर उस लेडी का पीछा करने लगता है। अब वो लेडी सीधा किचन से हॉल से सीधा उस बेडरूम के अंदर चली जाती है। अब अधर जैसे जैसे उसके पीछे बेडरूम तक जाता है तो अधर देखता है कि जो औरत अभी अभी रूम में गई थी वो वहाँ एक फंदा बनाकर उस पंखे से लटकी होती है। उसी टाइम अचानक से अथर की आंख खुलती है। अथर देखता है कि वो बेड पर सोया हुआ है, सवेरा हो चुका है। उसका बेड पूरी तरह से गीला है क्योंकि रात में अथर इतना ज़्यादा डर गया था कि उसने पिलो को इतना कस के पकड़ा हुआ था और ब्लैंकेट ओढ़ा हुआ था। रूम ठंडा होने के बावजूद भी उसका बेड पूरी तरह से अभी इस वक्त गीला था। उसी डर की वजह से उसने उसको स्वेटिंग हुई होगी, उसकी वजह से उसका पूरा पूरा बेड, ब्लैंकेट, उसका पिलो सब भीगा हुआ था। तभी अधर झटके से बैठता है और बैठ के उसको वो सारा सपना याद आता है जो उसने अभी रात में देखा। सपना सोचते सोचते उसके दिमाग में आता है कि क्यों ना वो ऊपर एटिक पे जाकर चेक करे कि आखिर वहाँ पर है क्या। क्योंकि अभी सुबह का वक्त था तो अधर को इतना ज़्यादा डर भी नहीं लग रहा था। तो अधर जाके उस की को ढूंढने लगता है जो उस एटिक की थी। वो ढूंढता है उसको जब वो की मिल जाती है वो सीधा भागता है स्टेज की तरफ और उस एटिक को ओपन करता है। ओपन करने के बाद जो पहली चीज़ वो देखता है उसे देखकर अथर डर जाता है। इनफैक्ट इतना डर जाता है कि वो उस रूम के अंदर भी नहीं जाता। अब अथर उस रूम को लॉक करता है, भागता हुआ नीचे आता है, अपना सामान पैक करता है और वहाँ से निकल जाता है। अथर ने वहाँ पर रखी एक साड़ी नोटिस की थी। उस रूम में जो उसने साड़ी देखी वो वही साड़ी थी जो उसको उसके सपने में जो लेडी नजर आई थी उस लेडी ने पहनी हुई थी। एग्जैक्ट सेम साड़ी उस लड़की ने पहनी हुई थी। अथर उसी वक्त अपने दोस्त को फ़ोन करके बोलता है कि यार मुझे रुकने के लिए कुछ दिनों के लिए घर चाहिए, जब तक मुझे नया घर नहीं मिल जाता तब तक मैं क्या तेरे यहाँ पर स्टे कर सकता हूँ। तो उसका दोस्त भी सीधा सीधा उसको बोलता है पागल है क्या, इस तरह से क्यों पूछ रहा है, सीधा सामान पैक कर और आ जाए यहाँ पर, इसमें पूछने वाली क्या बात है। अब अधर फटाफट से अपना सामान पैक करता है, कैब बुलाता है, अपना सामान पैक करके निकल जाता है और कैब में बैठे बैठे उसको एकदम से फील होता है कि क्यों ना इस घर की तरफ आखिरी बार देख लूँ। जैसे ही वो उस घर की तरफ देखता है तो उसे बालकनी में वही लेडी नज़र आती है जो वहाँ पर फंदे से लटकी हुई थी और वो लेडी सिर्फ अथर को देखे ही जा रही थी। खैर अथर किसी तरह से अपने दोस्त के घर पहुंचता है। दोस्त के घर जाकर वो उसको पूरी स्टोरी बताता है कि आखिर उसके साथ वहाँ उस घर में क्या क्या हुआ। पहले तो उसका दोस्त इन सब चीज़ों पे बिलीव ही नहीं करता, फिर उसके दोस्त को लगता है कि अथर इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल है कि वो इन सब चीज़ों को लेकर झूठ तो नहीं बोलेगा। उन दोनों के अंदर ना, उसके अथर और उसके दोस्त के अंदर एक अलग सी क्यूरियोसिटी आती है कि आखिर वो लेडी थी कौन, आखिर उस घर में हुआ क्या था, ऐसा क्या था जो वो लेडी इस तरह से खुद को जिस लेडी ने अपने आप को मारा। उनके दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे थे और यही सब जानने के लिए अथर अपने ब्रोकर को कॉल करता है। जब वो ब्रोकर को कॉल करता है तो ब्रोकर पहले तो मानने को तैयार ही नहीं था कि सर ऐसा कुछ नहीं है, आपको शायद कुछ वहम हुआ होगा, ऐसा वैसा। वो इस तरह से डिनाई करता रहता है और मानता ही नहीं है कि ऐसा उस घर में कुछ है भी। अब अधर को लगता है कि डीलर इस तरह से तो मानेगा नहीं। तब अधर थोड़ा सा उसे स्ट्रिक्टली बोलता है कि ठीक है, मैं आपकी बात को मान गया कि इस तरह से उस घर में कोई शायद नहीं होगा, पर जो उस घर में मैंने सहा है, जो मैंने मेंटल टॉर्चर वहाँ पर सहन किया है, बर्दाश्त किया है, वो सब एक मेंटल टॉर्चर के लिए मैं पुलिस में कंप्लेंट करूँगा। आपने तो सीधा सीधा मुझे ये कहकर बेचा था कि उस घर का जो ऑनर है वो फ़ौरन चला गया है, पर वहाँ पर जो मेंटल टॉर्चर मैंने बर्दाश्त किया उसके लिए मैं एक FIR ज़रूर करूँगा। अब बोलता है कि आप झूठ बोलकर लोगों को एक हॉन्टेड प्लेस पर ठहरा रहे हो और लोगों के साथ ये सब जो हो रहा है उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप हो। उस वक्त पर ब्रोकर थोड़ा सा डर जाता है। उसे लगता है अगर अथर ने सच में जाकर FIR कर दी तो उसको बिना वजह पुलिस के चक्कर काटने पड़ेंगे। तो कहता है मेरी बात सुनिए सर। फिर वो कहता है कि सर मैं आपको सब सच सच बताता हूँ। यहाँ का जो ओनर था ना, उसकी और उसकी वाइफ की बिल्कुल नहीं बनती थी और उसकी जो वाइफ थी उसने यहाँ इसी बेडरूम में अपनी जान ले ली थी और उसके जो हस्बैंड था उसने उसकी बॉडी को ऊपर जो एटिक था उसमें कई दिनों, इनफैक्ट कई महीनों तक उसकी बॉडी को वहाँ छुपाए रखा था। और तभी वहाँ पर रहने वाले लोगों को पहले दिन जो स्मेल आई तो लोगों को लगा पता नहीं कौन सी स्मेल आ रही है, किस तरह की स्मेल आ रही है। फिर दूसरे दिन
पर तीसरे दिन वहाँ रहने वाले लोगों को वो स्मेल बर्दाश्त ही नहीं हुई, तो उन्होंने जाकर पुलिस में कंप्लेंट की। पुलिस आई, पुलिस ने चेक किया आखिर वो स्मेल किस चीज़ की है, और चेक करते करते उस लेडी की बॉडी पुलिस को मिल गई। एंड गेस व्हाट, यहाँ का जो ओनर था वो ये सब यहाँ पहले ही सब खाली करके, सब चीज़ें छोड़ छाड़ के पहले ही फॉरेन सेटल हो गया था, और उसका इन सब से कोई लेना देना ही नहीं था। उसको तो पता ही नहीं था कि घर में हो क्या रहा है, क्योंकि वो तो बहुत पहले ही इस घर को छोड़कर जा चुका था। अब ये जो उसका दोस्त था, उस ऑनर का दोस्त, ये ब्रोकर था। तो ये ब्रोकर क्या करता था, इस ब्रोकर ने क्या किया कि सोचा कि रेंट पर लोगों को ये मैं देना शुरू कर दूंगा, तो उसको रेंट इजीली आ जाएगा, उसके कुछ अर्निंग हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात, इसका जो दोस्त था, ऑनर का ये दोस्त था, उसको पता था ऑनर वापस तो आएगा नहीं, क्योंकि अगर वो वापस आता है तो उसको पुलिस अरेस्ट कर लेगी, तो वो ऑब्वियसली यहाँ तो वापस नहीं आएगा। और उसने अपने दोस्त से बात की, तो उसके दोस्त ने कहा देख ले यार, तुझे जो भी करना है तो उस घर के साथ कर ले, क्योंकि मैं तो वापस आने वाला नहीं हूँ। तभी इसके दोस्त ने, सबसे पहले तो इसके दोस्त ने क्या किया कि क्यों ना मैं इस घर को हड़प लेता हूँ, पूरा अच्छा खासा घर है, क्यों ना मैं इसे अपने नाम कर लूँगा, मैं आराम से रहूँगा। तो वो वहाँ जाता है और वहाँ पर रहने लगता है। लेकिन पहले ही दिन उस ब्रोकर के साथ कुछ ऐसा होता है कि ये नेक्स्ट डे ही वहाँ से चला गया। इसको वहाँ पर जो इसकी भाभी जी थी, उसकी आत्मा नज़र आती है, वो नज़र आती है। पहले ही दिन इसकी भाभी इसको नज़र आ जाती है, जिसके नेक्स्ट डे ये वहाँ से निकल जाता है। अब इसको लगता है कि प्रॉपर्टी तो काफ़ी अच्छी खासी प्रॉपर्टी है और इसको ऐसे छोड़ना बेकार है, तो इस प्रॉपर्टी से किस तरह से अर्निंग की जाए। तो इसके दिमाग में आता है क्यों ना मैं लोगों को ये प्रॉपर्टी रेंट पर दे दूँ। अब ये ब्रोकर क्या करता है, पहले ही रेंट एग्रीमेंट बना लेता है, कम से कम 1.5 या 2 साल का रेंट एग्रीमेंट। इसको पता था कि जो भी रहने के लिए यहाँ पर आएगा वो कम से कम 1 या 2 महीने में वापस चले जाएगा। तो रेंट एग्रीमेंट बनाने की वजह से इसको पैसे वापस करने नहीं पड़ेंगे, और ये पैसे, वो सारे पैसे ये हड़प जाएगा। इसीलिए ब्रोकर जो सिक्योरिटी अमाउंट था वो पहले से ही लेकर रख लेता था, एटलीस्ट 6 to 9 मंथ का। और जब भी कोई इस घर को छोड़कर जाता और इससे सिक्योरिटी वापस मांगता, तब ये सीधा सीधा कह देता था कि आपको या तो यहाँ पर रहना पड़ेगा, वरना सिक्योरिटी तो आपको वापस नहीं मिलेगी। खैर, अथर ने वो घर तो छोड़ा ही छोड़ा, साथ में अपना सिक्योरिटी का अमाउंट भी इस ब्रोकर से वापस लिया। अथर अपना अमाउंट लेके वहाँ से निकल जाता है और ब्रोकर को बोलता है कि ये जो भी कुछ आप कर रहे हो ये बिल्कुल सही नहीं है, वहाँ पर किसी ना किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। खैर, ये थी एक हॉन्टेड घर या विला की कहानी। आपको ये स्टोरी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में हमारे साथ ये शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इसी तरह की नई नई कहानी देखने के लिए, नई नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें।